वेलकम टू सुपरव्यू क्लासेस। माई सेल्फ सोमा प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 5 देखेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये पार्ट 1 है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो ये पॉइंट हैं। इन पॉइंटों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तत्व क्या होते हैं। वैसे डेफिनेशन कभी लिखवाने को नहीं आएगी तत्व क्या होते हैं, लेकिन हम तत्वों के बारे में पढ़ना है तो हमें बेसिक पता होना चाहिए तत्व क्या होते हैं। इसके अलावा तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे, वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, क्या आवश्यकता थी वर्गीकरण, ठीक है, और फिर वर्गीकरण किया कैसे, ये चीज़ें देखेंगे। तो वर्गीकरण जो किया था वो सबसे पहले किया था लेवासी ने। ठीक, इस पहले कोई जानता भी नहीं था, इनके टाइम पे ज़्यादा तत्व भी नहीं रहे होंगे, 20-30 जो भी तत्व रहे होंगे, तो इन्होंने सबसे पहले मोटा मोटा वर्गीकरण किया था। ठीक, इसके बाद डॉबेरान का त्रिक समूह पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये 3 हमारे बेसिक हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2 नंबर में आते हैं। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है हमारा मेंडलीफ की टेबल्स। तो देखिए मेंडलीफ की 2 टेबल्स हैं, एक है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसको हम मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी भी बोलते हैं। ये मेंडलीफ ने सबसे पहले बनाई थी। ठीक, लेकिन इस टेबल में कुछ कमी आई थी, जिसके बाद मेंडलीफ की नई सारणी आई थी जिसको मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक, वैसे जो मेंडलीफ हैं उन्होंने टेबल के द्वारा ही अपना काफ़ी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उनके जीवन से भी बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिलता है। मेंडलीफ का जो जीवन है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। अगर उनके जीवन की एक झलक देखें तो इनके जो पिता हैं, जिस वर्ष मेंडलीफ का जन्म हुआ था उस वर्ष मेंडलीफ के पिता अंधे हो गए थे, और उसके बाद कुछ समय बाद वो ख़त्म हो गए थे। इसके बाद जो माँ थी उनकी, उन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया और इनकी पढ़ाई पे बहुत फोकस रखा। उन्हीं की वजह से इनको विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल पाया। उन्होंने जीविका कमाने के लिए जो भी उनके पास जुड़ा हुआ था उससे एक फैक्ट्री भी डाली थी कांच की, लेकिन 1848 में उसमें भी आग लग गई, तो इनका जीविका का भी साधन नहीं रहा। कुछ समय बाद इनकी माँ भी ख़त्म हो गई। इसके अलावा इनके खुद के जीवन में भी बहुत दिक्कत आई। एक बार इनको टीबी हो गया था तो इन्हें 2 वर्ष के लिए छुट्टी लेनी पड़ी थी, और एंड में इनकी जो मौत हुई थी वो निमोनिया की वजह से हो गई थी। तो इनका जीवन खुद में एक संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन संघर्षों के बावजूद भी जितना ज़्यादा संघर्ष होता है उतना ही ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये मेंडलीफ के बारे में था, जिससे हमें खुद में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद अगर वो सही सलामत होते तो ना इतना पढ़ पाते। ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा ये चीज़ जो है भविष्य की आवर्त सारणी कैसी होगी। देखो हम ये इतनी आवर्त सारणी पढ़ क्यों रहे हैं, दरअसल होता क्या है, इन्होंने दी, इनमें कुछ कमियां आई तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आई डॉबेराइन। ठीक है, इनमें भी कुछ कमी आई तो न्यूलैंड आई, न्यूलैंड में भी कमी निकली तो मेंडलीफ आई, मेंडलीफ में भी कमी निकली तो इन्होंने गलतियों को सुधार करके एक और टेबल दे दी। ठीक, अब क्या सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई? सारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई हैं। मेंडलीफ की टेबल में अभी भी कुछ कमियां हैं। हम हर टेबल का गुण दोष देखेंगे, ठीक है ना, क्या उसके गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या खासियत है, वो सब देखेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का स्थान है, जैसे वो हाइड्रोजन गैस है लेकिन उसको अभी भी धातुओं के साथ रख दिया है। ठीक, तो इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है। इसके अलावा समस्थानिक संभारिक वगैरह की जगह नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा नया तत्व अगर खोजा जाए तो उसको रखने के लिए कहीं टेबल में जगह ही नहीं है। जो पुरानी टेबल है उसमें आप देखोगे जगह छूटी हुई थी। मेंडलीफ इतने ज़्यादा दिमागी थे, उन्होंने जगह छोड़ दी थी कि अगर भविष्य में कभी खोजा जाए तो इसमें रख देना। ठीक, लेकिन नई जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें जगह नहीं है। तो इस टेबल में अगर एक तत्व और खोजा जाता है, किसी और ग्रह पे खोजा जाए, हालांकि पृथ्वी पे तो सब खोज कर लिया, ठीक, या किसी और ग्रह पे मिल जाता है ऐसा कोई तत्व, तो हमें मेंडलीफ की दीर्घाकार आवर्त सारणी में रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी हमें एक और आवर्त सारणी की। इसके अलावा इसके जो पुराने दोष हैं वो तो हैं ही हैं, हाइड्रोजन वगैरह का स्थान वगैरह। तो देखो ये जो नई आवर्त सारणी है भविष्य में जो आएगी, अभी तक आई नहीं है, ये होने वाली है हमारी गोल। ये जो मेंडलीफ की टेबल है ये आयताकार है। ये जो भविष्य की आवर्त सारणी है ये गोल आवर्त सारणी होगी, और इसमें हाइड्रोजन जो होगा वो बीच में होगा। हाइड्रोजन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, और बाकी जो आवर्त होंगे
वो इस तरह से होंगे, इस रूप में, इनमें होंगे इस तरह से, इन खांचों में रखे रहेंगे। तो इस तरह से वृत्ताकार टेबल है। हालांकि ये अभी ना बीएससी एमएससी कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। कुछ बोलेंगे ये अपनी तरफ से कुछ बना के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस पर भी रिसर्च चल रही है। जब रिसर्च के बाद ही इसमें कोई कमियां नहीं निकलेंगी तब इसको अप्रूवल मिल जाएगा, और ये सबसे पहले जो हायर क्लासेज हैं एमएससी वगैरह उसमें आएगी, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे फर्दर क्लासों में आती रहेगी। जैसे बीएससी में आएगी, फिर इंटर में आएगी, फिर कहीं जाके हाई स्कूल में इसका नंबर आएगा। ठीक, अभी तक हालांकि ये किसी भी सोर्स से आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये इसका डायग्राम कैसा होता है, ना गूगल पे मिलेगा ना यूट्यूब में किसी क्लास में मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं तत्व से। तत्व क्या होते हैं? तो देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अब परमाणु क्या होता है? तो देखिए, जैसे H2O है, ये एक यौगिक है, हालांकि हमारा तत्व नहीं है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इससे दो चीज निकलेंगे, दो हाइड्रोजन निकलेंगे और एक ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक, तो ये क्या है? हमारा अणु। जब अणु को हमने तोड़ा तो ये हमारे तीन तरह के परमाणु निकले। ठीक, तो ये होते हैं हमारे परमाणु, और इनको भी तोड़ेंगे तो क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो एक जैसे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये हमारे तत्व पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान वगैरह, ये सारे हमारे पृथ्वी पर मौजूद तत्व हैं। अब देखो, अब तक जो हमारे पास तत्वों की संख्या है वो 2018 में IUPAC द्वारा दिया गया जो डाटा है उसके अनुसार 118 तत्व ज्ञात हैं। अब 118 तत्व नेचुरली रूप से नहीं है, इनमें सिर्फ 94 तत्व हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो फिर बाकी कैसे होते हैं? देखिए, 94 से ऊपर की जितनी भी संख्या है वो लैब में बनाई गई है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से बनाए नए नए तत्वों को। ठीक, अब बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण होता क्या है? तत्वों का वर्गीकरण होता है तत्वों को बांटना। अभी हम तत्वों को बांटते क्यों हैं? तो हमें पढ़ने में आसानी हो, इसके अलावा हम उनके गुणों का सही से अध्ययन कर सकें। ठीक है, अब जैसे इतने तरह के तत्व हैं, अगर हर किसी तत्व के बारे में आपको सेपरेट पढ़ना पड़े तो 118 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक, इसके अलावा आपको 10-10 के ग्रुप दे दिए जाएं तो सिर्फ हमारे 18 ग्रुप बनेंगे, और 18 ग्रुपों के बारे में पढ़ लो तो सब 118 तत्वों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम तत्वों को बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो तत्वों को बांटना ही क्या है? तत्वों का वर्गीकरण। और ये किस लिए बांटते हैं? अध्ययन में आसान हो, इसके अलावा गुणों का सही से अध्ययन कर सकें। इस वजह से हम तत्वों को बांटते हैं। तो सबसे पहले जो बांटा था तत्वों को, वो बांटा था लेवोसिए ने। लेवोसिए सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को बांटने की शुरुआत करी थी। तो इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो बहुत सिंपल था। सबसे पहले इन्होंने जो भी इनके समय में ज्ञात थे 25-30 तत्व, उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, धातु और अधातु। धातु अधातु तो आप जानते ही हैं, धातु जैसे लोहा, तांबा, पीतल वगैरह, और जो बचे एक्स्ट्रा मिट्टी, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह, गैसेज वगैरह, ये सब किसमें आती हैं? अधातु में आती हैं। ठीक, तो मोटा मोटा दो भागों में बांट दिया कि ये हमारी धातु कैटेगरी के हैं और ये हमारी अधातु कैटेगरी की हैं। ठीक, पर ये कोई खास अच्छा पसंद नहीं आया क्योंकि दो ग्रुपों में भी फिर आपस में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था। तो इसके बाद आए डॉबेराइन। ठीक, यहाँ से कुछ थोड़ा थोड़ा वर्गीकरण का नेक्स्ट लेवल चालू हुआ। तो डॉबेराइन का त्रिक समूह ये क्या है? तो इनके इसी से पता पड़ रहा है कि इन्होंने 3-3 के समूह बनाए थे। जो भी इनके समय ज्ञात थे उसमें इन्होंने कुछ के 3-3 के समूह बनाने की कोशिश करी। अच्छा, ये जो 3-3 के समूह थे इनकी विशेषता क्या थी? जैसे एक समूह ये है LINAK। ठीक, ये तीनों का एक समूह बन गया। इन्होंने बताया था कि इस समूह में पहले और आखिरी वाले का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, उनका औसत बीच वाले के बराबर होता है। ठीक, या हम दूसरे रूप में बोलें, बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो पहले
और आखिरी वाले के औसत के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, LiNaK, इसका परमाणु द्रव्यमान 6.9 है, Na का 23.0 और K का, पोटेशियम का 39.0। अब इनका औसत निकालते हैं, पहला और आखिरी का। तो औसत कैसे निकालेंगे? 6.9 प्लस 39.0 अपॉन 2, 2 का निकालना है तो दोनों का औसत जोड़ देंगे, और 2 है तो 2 का भाग कर देंगे। तो ये कितना आया हमारा? 45.9 अपॉन 2। अभी 45.9 है, इसको लगभग 46 लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारा लगभग आंसर कितना आ गया? 23 आ गया। और 23 किसका है? Na का। तो पहले और आखिरी के परमाणु द्रव्यमानों का जो औसत निकला, ये औसत हमारे किसके बराबर आता है? बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है, ठीक। तो इस तरह का एक समूह बने, ठीक, इसी को बोलते हैं डोबेरान का त्रिक समूह, ठीक। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। अब उसकी वजह क्या है? तो देखिए, उसके 3 वर्ड होते हैं, दोष, सीमाएं या कमियां। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि डोबेरान के त्रिक समूह के दोष क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, या उसकी क्या सीमाएं या लिमिटेशन है। तो देखो, दरअसल उस समय जो भी इनके तत्व ज्ञात थे, इनके समय में ये सिर्फ 3 समूह ही बना पाए ऐसे। वो कौन कौन से थे? एक तो ये समूह है LiNaK, दूसरा समूह CaSrBa और तीसरा समूह ClBr और I। ये 3 समूह ही बना पाए, इसके आगे के समूह नहीं बना पाए। जिससे क्या हुआ? उससे कोई हमें खास मदद नहीं मिली और ये यहीं पर इनकी गाड़ी रुक गई, ठीक। देखिए, नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये क्या चीज़ है? देखो, न्यूलैंड का अष्टक नियम बोल दे या अष्टक सिद्धांत बोल दे, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये है क्या चीज़? दरअसल न्यूलैंड ने बताया था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रख दिया जाए, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, हालांकि दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इन्होंने बताया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अगर तत्वों को रखते हैं तो पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समांतर रखता है, ठीक। हालांकि बढ़ते हुए क्रम में पिछले वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बढ़ते हुए क्रम में ही रखा था। हाँ, तो क्या बताया था इन्होंने? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समांतर रखता है, ठीक। जैसे ये हैं, इनको हमने रखा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम वगैरह इनको रखा, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो 8वां आया F, ये पहले वाले से गुणों में समांतर रखेगा, ठीक। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो इससे 8वां कौन सा पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इससे गुणों में समांतर रखेगा। इसी प्रकार ये इससे गुणों में समांतर रखेगा और ये इससे गुणों में समांतर रखेगा। इसी तरह से चलता जाएगा। तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समांतर रखता है। अब ये जो एग्जाम्पल इन्होंने समझाया, तो ये संगीत के स्वर होते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हुए समझाया इन्होंने, ठीक। जैसे संगीत के सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, ठीक, इस तरह के सुरों से कंपैरिजन करते हुए इन्होंने समझाया था। तो संगीत का जो अष्टक नियम है उसकी मदद से जब इन्होंने समझाया, तो इसीलिए इनका नाम भी न्यूलैंड का अष्टक नियम पड़ गया, ठीक है। अब देखो, हमारे यहाँ संगीत में बोले जाते हैं सा रे गा मा पा धा नी, इसके बाद क्या था? सा, ठीक है, जो कि हमारा पहला तत्व है। तो पहले से चालू हुए और 8वां तत्व क्या आएगा? सा, ठीक है, मतलब कि फिर से पहले वाले की तरह आ जाएगा। तो सारे गा मा पा धा नी सा, तो पहला और 8वां सेम हो जाता है। पर ये तो हैं हमारे, ये जो सुर हैं ये इंडिया के हैं, उनके जो देश में यूज किए जाते हैं, मतलब पश्चिमी सभ्यता में जो यूज किए जाते हैं वो ये वाले होते हैं, डो रे मी फा सो ला टी डो, ठीक है, मतलब डो से चालू हुआ, यहाँ पर फिर से डो आ जाएगा, ठीक है। तो उनके संगीत में ये वाले वर्णों का यूज होता है, और हमने अपने समझने के लिए कौन से कर लिए? अपने संगीत के सुर यूज कर लिए, ठीक है। दरअसल ये एग्जाम्पल नहीं दिया था उन्होंने, इसका एग्जाम्पल दिया था अपने देश में चलने वाले संगीत के सुरों के बारे में, ठीक। तो ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम है। अब इसमें कमियां क्या आई? देखो, कमियां, दोष या सीमाएं। देखो, ये जो नियम लागू हुआ ये सिर्फ कैल्शियम तक ही चला, ठीक। कैल्शियम 20 होता है,
तो यहाँ तक ही ये नियम लागू हुआ, इसके बाद ये नियम लागू नहीं हो पाया, ये क्रम देखने को हमें नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा कैल्शियम के अलावा 56 तत्व ज्ञात थे इनके टाइम में, तो खुद ही अंदाजा लगा लो कितने कम पेयर बन पाए होंगे। अब देखिए इन्होंने एक चीज और बोली थी कि प्रकृति में 56 तरह के ही तत्व होते हैं, इसके अलावा और कभी भी कोई नया तत्व नहीं खोजा जाएगा, ठीक, जो कि इनकी ये बात गलत गई थी। इसके अलावा इन्होंने ये जो क्रम था इसको बनाने के लिए कहीं कहीं एक तत्व की जगह दो दो तत्वों को एक साथ रख दिया था, ठीक, वो भी इनका एक दोस्त था। जैसे कि एक ग्रुप बना था जिसमें क्लोरीन के साथ CO और Na दोनों को एक साथ रख दिया था, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के साथ F है और वहाँ Cl के साथ क्या था, CO और Na, दो दो रख दिए थे एक ही जगह, तो ये भी क्या थी, इनकी कमी थी। इसके अलावा आदर्श गैसों की जब खोज हो गई, आदर्श गैस या नोबल गैस या अक्रिय गैस हैं, ठीक, जो किसी से क्रिया नहीं करती, तो उन गैसों की खोज होने के बाद ये नियम पूरी तरह से ही बर्बाद हो गया। वो कैसे, जैसे नियॉन आ जाएगा, तो नियॉन कहाँ आएगा, नियॉन को तो यहाँ ऐड ही नहीं करा, नियॉन 10, ठीक, F9 होता है, नियॉन बीच में से गायब है, तो वो तो यहाँ आना चाहिए, उसके बाद तो इसका क्रम ही बिगड़ गया। तो इस तरह से अक्रिय गैसों की जब खोज होगी तो ये नियॉन बीच बीच में, ये और भी गैसें बीच बीच में आने लगी, तो इनका क्रम पूरी तरह से बिगड़ गया। तो इस तरह से न्यूलैंड का अष्टक नियम भी खत्म हो गया कुछ समय बाद। देखिए वर्गीकरण की समस्या को समझाने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीफ। दरअसल इनका जो पूरा नाम था वो था डमित्री इवानोविच मेंडलीफ, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इनको मेंडलीफ के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। तो दरअसल ये जो साइंटिस्ट थे ये रूस के थे और इनके टाइम पर 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने क्या किया, जो 63 तत्व थे इनको कार्ड पर लिखा, हर तत्व का एक कार्ड बनाया और उस तत्व के नीचे उसके गुण लिखे। इस तरह से उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए। अब उन्होंने एक जैसे गुणों वाले कार्डों को एक जगह रख दिया, ठीक है, दीवार पर लगा दिया, और जैसे हाइड्रोजन से मैच करने वाले जितने भी और गुणों वाले तत्व थे उनको एक साथ रख दिया, ठीक। लिथियम के गुण वाले लिथियम जैसे गुणों वाले जो जितने भी और कार्ड थे उनको लिथियम के ऊपर रख दिया। इस तरह से जगह जगह उन्होंने कई सारे ग्रुप्स बने। उन ग्रुप्सों को ही उन्होंने मेंडलीफ की टेबल में उतार दिया। एक ग्रुप में जितने भी कार्ड थे उनको एक साथ एक समूह में रख दिया। इस तरह से जो टेबल बनी उसी को मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी या मेंडलीफ की आवर्त सारणी, सिर्फ आवर्त सारणी कह दो या मूल आवर्त सारणी कह दो, ठीक है, तो मूल आवर्त सारणी कहते हैं। ये जो टेबल थी 1872 में पहली बार जर्मन पत्रिका में छपी थी, उसके बाद ये लोगों के सामने आई थी। तो इस तरह से ये टेबल बनी। अब ये जो टेबल है ये किस नियम पर आधारित है या किस नियम को लेकर ये टेबल बनी, किस सिद्धांत पर ये टिकी हुई है, तो देखो ये जो इसका नियम है, इसका मूल आवर्त नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। मेंडलीफ की दोनों ही टेबल लॉन्ग आंसर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर में तो इनके आते ही हैं लाभ, गुण, ठीक है, या मूल आवर्त नियम, ठीक, या आधुनिक आवर्त नियम, ये शॉर्ट के तो ही है, वरना लॉन्ग आंसर तो इनके आते ही आते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है इसको। तो देखो मूल आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों को इन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, ठीक है, जैसा कि पिछले वाले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसी क्रम में रखा था। तो इन्होंने देखा कि परमाणु भारों के जब बढ़ते हुए क्रम में रखा तो इनके गुण एक निश्चित समयांतराल बाद रिपीट हो रहे थे। जैसे एक बार रख दिया तत्वों को, फिर नीचे दोबारा रखा तो उनके गुण मैच हो रहे थे। तो इसी को बोला उन्होंने, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब बार बार आना, ठीक, तो यही उनका मूल आवर्त नियम बन गया। इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो इस तरह से बोल सकते हो, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर निश्चित समयांतराल में उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, ठीक। तो ये या ये कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। अब इसके गुण या तथ्य या मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये पूछता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए, ठीक है, या उसके क्या गुण थे, क्या तथ्य थे। तो देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का स्वरूप क्या था, कैसी दिखती थी, क्या चीज़ थी उसमें।
तो इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंडलीफ आवर्त सारणी को देखना है, गौर से देखना है। ठीक, इस तरह से ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, आपके पास आपकी बुक्स में होगी। तो इसको सिर्फ गौर से जब देखना है, उसके बाद जो जो इसमें दिख रहा है उसको सेम टू यहाँ उतार देना है। ठीक है, अपने नोट्स में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल देखनी है और जो जो उसमें दिखाई दे रहा है वो लिख देना है। यही है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसको जब गौर से देखोगे तो पहला नियम क्या है या पहली खासियत क्या है, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यहाँ पे भी बोला गया है परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर। ठीक, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है, ये तो दिखाई दे ही रहा है। दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन को प्रथम स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ये जो शुरुआत हुई है इसमें हाइड्रोजन रखा गया है, ये पहले नंबर पर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। स्तंभ बोल दो, समूह बोल दो या वर्ग बोल दो। तो देखो ये होते क्या हैं, जैसे ये टेबल है तो इस टेबल में ये वाले जो लाइनें हैं खड़ी हुई, इनको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ। तो ये कितने हैं, 8। ठीक, इसके अलावा इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक, ये जो पंक्तियां हैं ये कितनी है, 12। इनको जब गौर से देखोगे तो ये 6 हैं, लेकिन प्रत्येक पंक्ति को 2 उप पंक्तियों में भी बांटा गया है। ठीक, तो वैसे इस टेबल में अगर देखोगे तो 4, 5 और 6वीं श्रेणी 2-2 श्रेणी में बटी हुई है। ठीक, लेकिन इन्होंने ये जगह छोड़ रखी थी कि हर श्रेणी को हम 2-2 श्रेणी में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो प्रत्येक श्रेणी को 2-2 उप श्रेणियों में बांटा गया है। तो कितनी टोटल श्रेणियां आती, 6, और 6 की डबल कितनी हो जाएंगी, जब 2-2 उप श्रेणियों में बांट गए तो 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 36 पंक्तियां होंगी और प्रत्येक 36 पंक्तियों को किसमें बांट दिया, 2-2 उप श्रेणियों में बांट दिया। और क्या दिख रहा है इसमें, 8वें समूह को, 8वां समूह कहाँ है, ये एंड में मिलेगा। इसको 3 भागों में बांटा गया, तो 1, 2, 3, एक ही समूह को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। तो एक इसकी ये भी खासियत है। इसके अलावा इन्होंने जगह जगह खाली छोड़ दी है, जैसे यहाँ जगह खाली छूटी हुई है। ठीक, इसके अलावा इस पंक्तियों में जो 2-2 श्रेणियाँ बनी थी वो खाली हैं, अभी ये जगह खाली हैं। ठीक, तो कई सारी जगह इन्होंने खाली छोड़ी थी, और ये जो खाली जगह छोड़ी थी ये इसलिए छोड़ी थी ताकि भविष्य में इनकी खोज हो तो इनको इन जगह पर रख दें। ठीक है, इनको पता था इस गुण वाले तत्व की खोज होगी और उनको यहाँ रखना है। ठीक है, तो इन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा के बता दिया था। तो इस तरह से इन्होंने क्या करा था, जगह जगह नए तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ रखे थे। इसके अलावा और क्या खासियत थी इसमें टेबल में, तो देखो समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा। एक जो समूह है उसमें सारे तत्वों के गुण समान थे, तो ये वाला नियम हो गया। इसके अलावा वर्ग के शीर्ष पर देखो, यहां पर ऊपर, यहां पर इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड इनके सूत्र लिखे थे इस जगह। ठीक, जैसे यहां दे रखा है, ये ऑक्साइड का सूत्र है पहली लाइन का R2O, और हाइड्राइड का क्या है, RH। मतलब जब हाइड्रोजन से पहले वाले वर्ग की क्रिया करेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, R की जगह कोई भी तत्व हो सकता है पहले वर्ग का, और ये हाइड्रोजन से क्रिया करके RH बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो 2 तत्व एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले वर्ग में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ एक तत्व मिलेगा और 2 हाइड्रोजन के साथ एक तत्व मिलेगा। तो इस तरह से ऑक्साइड और हाइड्राइडों के इन्होंने फॉर्मूले दिए थे। कहाँ दिए थे, टॉप पर दिए थे, वर्ग के सबसे ऊपर। देखिए अब हम देखेंगे इस सारणी की क्या क्या विशेषताएं थी, या इस सारणी से हमें क्या क्या लाभ हुआ। ठीक, लाभ या विशेषताएं या उपलब्धियां। ठीक, तो क्या इसकी खासियत है, देखो ये इसकी 4 मेन खासियतें हैं। कौन कौन सी हैं, पहला कि हमें अध्ययन में सुविधा हुई। ठीक, हमें एक ग्रुप
के गुण एक जैसे हैं तो एक तत्व का जितने भी गुण हैं उनको पढ़ लो तो बाकी के खुद ब खुद हो जाएंगे, तो अध्ययन में सुविधा हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी, जो खाली जगह छोड़ी थी, और इन्होंने बोल दिया था कि इन खाली जगहों में भविष्य में इस गुण के तत्व मिलेंगे। तो उस चीज को देखते हुए बाकी सभी साइंटिस्ट उन तत्वों की खोज के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने वो जो तत्व थे बाद में वो खोज भी निकाले थे। ठीक, तो इस तरह से नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित हुए। ठीक है, अगर ये नहीं बताते तो सब यही मानते कि सिर्फ गिने चुने 63 तत्व होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कई तत्वों के परमाणु भार और उनकी संयोजकताओं में सुधार भी किया। अब सुधार क्यों किया? क्योंकि उसका जो जगह थी जहां वो आ रहा था उसके अकॉर्डिंग उसकी संयोजकता जो होनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चेंज कर दी। इसके अलावा इनके टाइम तक अक्रिय गैस कौन सी थी? ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह जो आखिरी गैसें हैं, अक्रिय गैस जो किसी क्रिया नहीं करती, उनकी खोज इनके समय तक नहीं हुई थी। इनके बाद में टेबल जब बन गई थी उसके बाद में इसकी खोज हुई थी। जब बाद में खोज हुई थी तो इनके लिए इस सारणी में अलग से एक जगह दे दी थी आखिरी में। ठीक, जिससे उस सारणी में कोई दिक्कत नहीं आई थी और वो सही तरह से फिट हो गई थी। ठीक है, तो ये भी एक खासियत थी इस टेबल को कि जो नए तत्व खोज हुए वो इस टेबल की व्यवस्था को भंग नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो अक्रिय गैसों को अलग से जगह मिल गई इसमें, तो ये भी इसकी विशेषताओं में आएगी। अब है इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, या क्या इसकी लिमिटेशन या सीमाएं हैं। तो देखो, कमियां तो होंगी, तभी तो नई मेंडलीव की आवर्त सारणी आई जिसको दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं। वो क्यों आती? ठीक, कमियां तो अभी जो चल रही है उसमें भी हैं, इसलिए फिर मैंने बताया था कि नई आवर्त सारणी पर रिसर्च चल रही है। ठीक है ना। और उसका भी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी वो सारणी, क्योंकि यूट्यूब, गूगल कहीं मिलेगी नहीं वो आपको। ठीक है ना, अभी वो रिसर्च में है। जब उस पर मोहर लग जाएगी, क्लियरेंस मिल जाएगा, तब वो अपलोड होगी कहीं ना कहीं। अब देखो क्या कमियां हैं इसकी। तो पहली कमी क्या है कि असमान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा है कहीं कहीं। ठीक है ना, हर जगह नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखा जाए, लेकिन कहीं कहीं इसमें गड़बड़ी हो गई है। ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन को धातुओं के साथ रख दिया, हाइड्रोजन को पहला स्थान दिया है और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, और भी तत्व हैं, और वो सारे तत्व क्या हैं, धातुएं हैं, और हाइड्रोजन गैस है, तो ये मैच नहीं करा। हाइड्रोजन गैस है और इसको धातुओं के साथ रख दिया, तो ये तो कोई मैच नहीं है। ये पहले क्यों रखना पड़ा? क्योंकि ये सबसे इसका परमाणु भार जो कम है, इसलिए इसको पहले रखा गया था। ठीक, तो ये इसकी काफ़ी कमी है और ये अभी भी बनी हुई है। इसी को सुधारने के लिए कोशिश चल रही है। इसके अलावा समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रखना, ये भी कहीं कहीं इनकी टेबल में देखने को मिलता है कि समान गुण है, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो इसको गैस के साथ नहीं रखा, धातु के साथ रख दिया। तो समान गुण वालों को भी क्या रखा गया, कहीं कहीं भिन्न समूह में रखा गया। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके परमाणु भारों का क्रम ना बिगड़े। ठीक है ना, इसलिए। इसके अलावा समस्थानिक और संभारिक, इसके लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं, H11, H12 और H13। ये पिछले चैप्टर में मैंने समस्थानिक पढ़ाए भी थे। तो इन तीनों को इन्होंने एक ही खाने में रखा था। ठीक, इनके लिए अलग से कोई विशेषता, अलग से कोई जगह उपलब्ध नहीं थी। ठीक, तो ये भी इस चीज़ की कमियां हैं। संभारिक, जिनके परमाणु भार समान होते हैं। ठीक, तो इन दोनों के लिए कोई सारणी में अलग से जगह नहीं थी, एक ही जगह रखना होता था। इसके अलावा जो 8वां वर्ग था उसको 3 भागों में बांट दिया था। हमने देखा था जो 8वां वर्ग था आखिरी वाला, वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, बाकी सबके अपने एक निश्चित क्रम चल रहा था, लेकिन 8वां एकदम डिफरेंट हो गया था, उसमें 3 भाग जो बन गए थे। ठीक, तो ये भी इसका मिसमैच था। अब कहीं कहीं भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले भी इनको रखना पड़ा था। इन्होंने बहुत कोशिश की थी एक क्रम बना रहे तत्वों के भार का, लेकिन कहीं कहीं भारी तत्वों को पहले भी रखना पड़ गया था ताकि उनके गुण गलत ना हो। ठीक, तो इस तरह से इनकी कुछ कमियां थी, इनके दोष थे, जिसकी वजह से
इन्हें अपनी ही टेबल में फिर से सुधार करना पड़ा। ठीक, तो अब जो नई टेबल आएगी दीर्घाकार आवर्त सारणी मैंडलीफ की द्वारा बनी हुई है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक, और इनके आप नोट्स बना सकते हैं जिस रूप में लिखे हुए हैं, और ये जो हेडिंग होती हैं इन हेडिंगों के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं कि मैंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं, दोष क्या हैं, हानियाँ क्या हैं। ठीक, तो ये नोट्स इसी फॉर्म में उतार लीजिए और इसी फॉर्म में इनके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें नई आवर्त सारणी देखेंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, थैंक यू।